Hey everyone, I am Saksham. I scored 97% in class 10. Are you all worried कि 2026 बोर्ड हार्ड आएगा? रियली देखो 97% लाने में मेरा फर्स्ट एंड ना मेजर फैक्टर प्ले किया था मेरे प्रेजेंटेशन में. एंड सब टॉपर्स का मेन फैक्टर रहता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी करो एंड मार्क्स अच्छे लाओ. एंड जब तक तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आएगी तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे. एंड टुडे आई विल डिस्कस कि हर टॉपर अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करता है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. इंक्लूडिंग आई विल टेल माई प्री बोर्ड मार्क्स एट द एंड एंड तुम्हारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा कि प्री बोर्ड मार्क्स कम भी आए तो तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नहीं आ सकते. देखो जो तुम्हारी बोर्ड की आंसर शीट रहेंगी वो तुम्हारी ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रहेंगी कि तुम बराबर अपना आंसर प्रेजेंट कर पाओ. जो उससे पहले जो तुम्हारे फर्स्ट पेज रहेगा तुम्हें यहाँ पे क्यूआर फिल करना पड़ेगा, अपना नाम फिल, अपना रोल नंबर फिल करना पड़ेगा. देखो सबसे पहले यू विल हैव योर सब्जेक्ट, तुम्हें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, देन कोड लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट का, देन उसके बाद तुम्हारा डेट लिखना पड़ेगा एंड देन मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर. उसके बाद तुम्हारा कोड रहेगा, नंबर जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा, सेट नंबर बी है सी है वो तुमको फिल करना पड़ेगा. उसके बाद आर यू डिसेबल पर्सन की नहीं हो हाउ वो लिखना पड़ेगा. देन उसके बाद तुम्हारा जो नेम है विथ योर फादर्स नेम फुल नेम यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर्स. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड सी फर्दर. ये ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ से तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन शुरू होंगी. हेलो सो तुम जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक आंसर शीट है प्रॉपर फॉर्मेट में एंड वी विल डिस्कस कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का आंसर शीट कैसा प्रेजेंट करना है. एंड तक देखना, इट विल रियली हेल्प यू एंड हेल्प यू टू स्कोर मोर देन योर डिजायर्ड मार्क्स. देखो साइंस में फर्स्ट माई एडवाइस इज कि तुम स्टार्टिंग में जब तुम्हारा पेपर है कोई भी पेपर हो बोर्ड का, जो तुम्हारे 20 MCQs रहते हैं फॉर साइंस और मैथ्स दोनों के लिए स्पेस छोड़ दो. ठीक है, यू कैन सी दैट 20 MCQs, लीव द स्पेस फॉर दैट 20 MCQ कि तुम एक सीक्वेंस में लिखो पूरा पेपर. एंड सीक्वेंस क्यों बोल रहा मैं, बिकॉज जब तुम सीक्वेंस में लिखोगे पूरा पेपर फॉर साइंस फॉर मैथ्स तो मतलब जो इन्विजिलेटर है कंफ्यूज नहीं होगा एंड वो स्ट्रेस फ्री रहेगा कि उसको लाइन से पूरे आंसर दिख रहे हैं, आंसर पूरा करेक्ट कर देगा एंड कुछ मिस्टेक्स भी होंगे तो उसको छोड़ देगा वो. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन बी में लाइक फर्स्टली तुम्हें अगर कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ समझो उसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अंडरलाइन करना, ब्लैक कलर का उसको अंडरलाइन कर लेना. केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो अगर इक्वेशन नहीं भी पूछी हो ना, इक्वेशन लिख के आ जाना. इक्वेशन नहीं आती बैलेंस करना, क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो मत लिख के आना. बट अगर पूछा नहीं गया एंड तुम्हें आती है उसकी इक्वेशन सो फॉर श्योर राइट लिख के आना इक्वेशन. ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ पे दो स्पेसेस मिलेंगे फॉर दिस एंड फॉर दिस. यहाँ पे तुम्हें एक स्पेस मिलेंगी. अब ये स्पेस में यहाँ यू कैन डू योर रफ वर्क, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है यू कैन डू योर रफ वर्क. बट मैं एडवाइस की तुम लास्ट पेज पे करो, यहाँ पे तुम मेस मत करना बेवजह का. एक पेज पे ट्राई करना, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिख पाओ, बस 2 क्वेश्चन. ठीक है, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन हो और बड़े हो तो एक पेज पे एक क्वेश्चन. ठीक है, अगर समझो यहाँ तक तुम्हारा आंसर खत्म हो रहा तो यहाँ पे दूसरा आंसर लिखने का नहीं. देखो सब क्वेश्चन 1 2 प्रॉपर गैप दिया है, एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन के बाद 1 लाइन का गैप दिया है. उसके साथ भी जो उसका आंसर है इसमें स्पेसिफाइड आंसर लिखाऊंगा. प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस थ्रू मल्टीपल फिजन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिंगल सेल ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कोटिंग. मतलब कि जो जेन्युइन आंसर चाहिए जो कि एनसीईआरटी की लाइन में है तुम्हारे नोट्स वगैरह में उसने वही लिखा है, फालतू का कुछ और लिखा नहीं है. सो तुम डरना मत कि फालतू में और कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा. तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तुम्हें 1 लाइन लिखना है, मेन आंसर लिखना है, उसको डिस्क्राइब मत करना बेवजह का. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क का हो तो उसको डिस्क्राइब करके आना. और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्क्राइब करो तो लिख के आना. देन यहाँ पे तुम्हारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, देखो कितनी प्यारी तरीके से सॉल्व किया है. देखो आएगा भी तो तुम्हारे एनसीईआरटी के लेवल का ही चाहेगा, बट जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन मैटर करेगा. तुम न्यूमेरिकल देखो, स्क्रीनशॉट ले लो आगे. देन तुम्हारे 27th क्वेश्चन है, कितना मस्त लिखा है. देखो A B C तीनों के बीच में प्रॉपर स्पेस है. ठीक है, उसके बाद इक्वेशन पूरी सही लिखी है, एक्वस सॉल्यूशन है, सॉलिड है, ये भी लिखा है बरोबर. जिंक का सिंबल लिखा है अंदर, एल्यूमिनियम सिंबल है. देन यहाँ पे इक्वेशन लिखी है बरोबर. सीना बार मेन आंसर देखो 1 मार्क का पूछा गया, मेन आंसर लिखना, फालतू में डिस्क्रिप्शन मत देने का. देना कैसे ही देखो 29 क्वेश्चन है. उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच लेना, व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे एक लाइन खींच लेना. यहाँ के बाद यहाँ पे सब क्वेश्चन के अंडर हेडिंग्स देना. मतलब यहाँ पे तुमने मेन क्वेश्चन का हेडिंग दिया, यहाँ पे एक लाइन खींचा, यहाँ पे तुमने सब क्वेश्चन दिया. ठीक है, समझे. 31 क्वेश्चन A B C प्रॉपरली डायग्राम बनाया फिजिक्स का जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. 30th क्वेश्चन है प्रॉपर डायग्राम बनाया जैसा तुम्हारा एनसीईआरटी में या जैसे तुम्हारे टीचर ने सिखाया वैसा डायग्राम थोड़ा सा डिस्क्राइब किया उसके बारे में जो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा हो. एंड यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया है मेन लाइन्स. देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बायो का यहाँ पे गलत आंसर है तो यहाँ पे मैथ्स थोड़ी किया है इसने, सिर्फ क्या हुआ सिर्फ सीधे काटा है. मतलब कुछ भी लिखा सिर्फ एक लाइन से काट लेना और दूसरी लाइन उसके बाजू में लगाना ऊपर से. ठीक, उसके बाद तुम देखो सेक्शन डी, सेक्शन बी, सेक्शन ए सबका तुम्हें हेडिंग डालना है टू स्पेसिफाई कि तुम बराबर स्टार्ट कर रहे हो. और यहाँ पे देखो यहाँ पे गलत शुरू किया है, मतलब यहाँ तक खत्म हुआ तो स्टार्ट विद द न्यू पेज. कोई भी सेक्शन हो स्टार्ट विद द न्यू पेज. यहाँ पे देखो डायग्राम बरोबर बनाया है बायोलॉजी का विद प्रॉपर लेबलिंग. सो जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में वैसे ही है. यहाँ पे इक्वेशन बरोबर है, इक्वेशन के साथ तुम यहाँ पे उसका कौन सी स्टेट में वो भी लिख सकते हो. बट 36 क्वेश्चन फिजिक्स का प्रॉपरली गिवन दिया है उसने. गिवन
11 के बाद ओम्स लॉ वाला पूछा होगा, तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। और उसके बाद तुम्हारा ये डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, शायद तुम्हारे एनसीईआरटी में। अभी लेंस और मिरर वाले क्वेश्चन है, ये तुम्हें हर साइंस के ऊपर मिलेंगे, हर बोर्ड्स में मिलेंगे, तो इसके तुम्हें डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। लेट्स कम टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज योर एसएसटी। अभी एसएसटी में तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारा पेपर मिलेगा एंड एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में जब भी तुम्हारा पेपर मिलेगा एंड यू विल हैव अ रीडिंग टाइम, वो रीडिंग टाइम में तुम्हें एमसीक्यूज पूरे देख लेना है। एंड आगे के क्वेश्चंस मत देखना, फालतू हाथ दिख गया तुम डर जाओगे एंड यू विल बी पैनिक कि तुम्हें आंसर ही नहीं आ रहा। तो तुम्हें एमसीक्यू देख लेना, जो आ रहा है उसको टिक कर देना। पेपर शुरू होने के 5 मिनट पूरा एमसीक्यू जॉट डाउन कर लेना, जो नहीं आ रहा है उससे गैप में छोड़ देना। यहाँ पूछा तुम्हारा इंडियन फोकलोर से जो एडवांटेज वगैरह हुए, एंड यहाँ तुम्हें 3 पॉइंट्स लिखने थे। अभी इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत है, कंक्लूजन वगैरह। देखो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फोक कल्चर एंड इंस्ट्रूमेंटल टू बिल्डिंग, ये जो भी तुम्हें लग रहा है कि मेन पॉइंट है, मतलब तुम इसमें से 2 पॉइंट बना सकते हो एंड तुम्हें यहाँ से तुम 2 मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री में मेन पॉइंट डालना है, उसके आगे पीछे का थोड़ा आंसर लिखना है एंड तुम्हें वहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। 3 पॉइंट चलते हैं 3 मार्क के लिए। और उसके बाद क्या करना है, लाइक चंद्र चट्टोपाध्याय ये मेन आदमी है, सो उसको अंडरलाइन कर लेना है ऐसे। 27 क्वेश्चन देखो, इट्स ऑफ योर, तुम्हारा सिविक्स का क्वेश्चन है। सिविक्स में देखो, सिविक्स इज अ थिंग कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एंड जो मेन पॉइंट्स है उसे याद कर लेना है। लाइक अगर ये क्वेश्चन ये पूछा है कि तुम्हारे चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके सिर्फ 5 पॉइंट होंगे, 3 से 4 पॉइंट होंगे। देखो 3 पॉइंट है, तो ये 3 पॉइंट याद कर लेना तुम्हें, जैसे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, एंड उसके बाद है इंक्रीजिंग रेट ऑफ पावर एंड मेजोरिटी अमंग, वो है। उसके बाद का है ना, तुम्हें भले तुम अपने मन से लिखो, भले तुम एनसीईआरटी का लो, डेट डिपेंड्स ऑन यू, बट एक सटीक होना चाहिए। जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है वैसे तुम अपने मन से लिख लो भाई। जो तुम्हारा चेकर रहेगा ही विल रीड कि तुमने मेन पॉइंट लिखा है क्या नहीं लिखा है। एंड मैथ्स का डिस्कस करूँगा, उसको भूल के मत जाना, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट देखना है, सेक्शन डी लिखना है, यहाँ पे बरोबर लाइन दी हुई रहेंगी तुम्हारी, एक यहाँ पे लाइन खींच लेना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 2 लाइनें खींचना है, एक फॉर योर मेन क्वेश्चन, फॉर योर सब क्वेश्चन, 2 लाइनें। ये तुम्हारा है हिस्ट्री का, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली अंडरलाइन किया है, देखो फ्रेडरिक विलियम 4 अंडरलाइन है, 5 पॉइंट लिखे होंगे, देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है, सटीक पूरे 5 पॉइंट लिखोगे, ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। कि तुम्हारा जो मैप है पूछा गया कि ये पॉइंट स्पेसिफाई करके कौन सा बताओ, तो दांडी गुजरात है। देन ये है कांडला सी पोर्ट, ये तुम्हारा ज्योग्राफी का आ गया। देन ये है, ये पॉइंट पूछा गया क्या है, तो ऐसे तुम्हारा सीबीएसई में पूछ जाएगा कि ये क्या है, या नाम दिया जाएगा, बोलेंगे उसको स्पेसिफाई कर। सो ये तुम्हारी ये तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो यहाँ पे गलत हुआ है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन के बाद तुम्हें स्पेस नहीं छोड़ी है, तुम्हें और लिखना है। डू वन थिंग, मेक इट लाइक दिस, राइट दैट आंसर, अच्छा दिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं लग रहा, सीधा काटो पूरा, ये क्वेश्चन के बाद यहाँ पे नीचे जगह रहेंगी, यहाँ पे ए लिख लो एंड यहाँ पे अच्छे से लिख लो। देखो ये दोनों स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स दोनों के लिए है। फर्स्टली लीव द स्पेस फॉर एमसीक्यूज, या तुम पहले आंसर्स निकाल दो एमसीक्यूज के, फॉर दैट 15 मिनट जो बचे रहेंगे। आंसर आगे का मत पढ़ना, फालतू कंफ्यूज होंगे। फिर स्ट्रेट आंसर लिखना है। रफ वर्क की अगर बात है, समझो दिस इज योर लास्ट पेज, राइट देयर रफ वर्क, अच्छे से स्पेसिफाई करना रफ वर्क है एंड स्टार्ट, जो भी रफ वर्क है वो डूइंग स्टार्ट कर देना। देन देखो अभी तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। देखो BC निकाला, CA निकाला, उसके बाद बोला है कि इक्वल लेंथ है क्या, मतलब पूछा है कि इक्वल लेंथ है क्या इन दोनों में से किसी का। मैथ्स में कभी भी जो तुम्हारा आंसर है, मेन आंसर को ऐसे बॉक्स में कर दो, ठीक है। अब जो तुम्हारा सेम है तो तुम्हें बताना ही चाहिए, तो मेन आंसर बॉक्स में करो, उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल आंसर है उसको एक बार अंडरलाइन कर लेना। सो ये स्पेसिफाई हो जाएगा और तुम्हारा चेकर है उसको ही चेक करेगा, इतना कुछ देखेगा भी नहीं। तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसने वैल्यूज़ निकाल के डाली है। अब यहाँ पे तुम्हें एक बॉक्स डाल देना था, यहाँ पे एक बॉक्स डाल देना था। 2 इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एक तुम्हें एलिमिनेशन मेथड लगाना था एंड यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर है कि इसको बॉक्स में नहीं, इसको अंडरलाइन करना था, ठीक है। जो भी तुम्हारे मैथ्स में डायग्राम्स रहेंगे उससे एकदम ज्योमेट्री बॉक्स से अच्छे से बनाना है, क्योंकि तुम्हारा सर्कल का है, तुम्हारा इसका है, तो तुम्हारे डायग्राम पे भी 1 मार्क का वेटेज रहता है। उसके बाद एक बरोबर गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, प्रूफ लिखना है, टू प्रूफ क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन तुम्हें अगर डालना हो कुछ तो वो भी डालना है। उसके बाद सॉल्यूशन में एक प्रॉपर स्टेप वाइज लिखना है कि तुमने पहले ये सॉल्यूशन किया, देन वो किया, उसके बाद कैसे निकाला आंसर, मतलब थोड़ा थ्योरी में लिख लेना, थोड़ा फाइनल आंसर में लिख लेना। उसके बाद देखो तुम्हारा फाइनल आंसर ये आया, हैंड्स प्रूफ, ये बॉक्स में डाल देना। देखो अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा पूरा ये रॉन्ग गया, सिंपली
तुम्हें करना है ऐसे कट मैथ्स वाले में, मैथ्स के पेपर में 2 ऐसे काट देना है। अभी जब तुम आंसर निकालोगे तो तुम्हें ये देखो दिख रहा है एरो ऐसे, ये हर एक इसमें एरो देना। अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये खत्म होता तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन मत शुरू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स में ट्राई करो कि नेक्स्ट पेज से ही शुरू करो, अगर तुम्हारा स्पेस नहीं बच रही तो। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन में ही तुम्हें जैसे प्रूफ कर रहे हो तुम स्टेप वाइज दिखाना है। उसके बाद तुम निकाल रहे कहाँ से, मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे, वो भी दिखाना है यहाँ पे। एंड आंसर निकालने के बाद बॉक्स में डाल देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द थ्योरम ऑफ बीपीटी। जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जैसा स्कूल टीचर ने पढ़ा है वैसे ही करना है। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है सबसे पहले, 1 मार्क के लिए आएगा थ्योरम का स्टेटमेंट पूरा। ओके, बॉक्स में डाल देना। एक डायग्राम बना देना, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिखना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लगती है उसमें। प्रूफ डाल देना कैसे कर रहे हैं, एंड बॉक्स में डाल देना, समझिए। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो तुम्हारा है, पहले डायग्राम तुम्हें निकालना है। तुम्हें डायग्राम जो क्वेश्चन में दिया है वो तुम्हें बनाना है। डायग्राम पे वेटेज है, देन फाइंड क्या करना है, उसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है वो निकालना है, एंड बॉक्स में डाल देना है जो तुम्हारा फाइनल आंसर है। ओके, देन देखो ये तुम्हारा ग्राफ वाले क्वेश्चन का। तुमने जब वो ग्राफ का एक्स और वाई एक्सिस से दो तीन पॉइंट्स निकाले, एक्स की 2-3 वैल्यूज़ निकाली, वाई की 2-3 वैल्यूज़ निकाली। फर्स्टली तुम्हें एक प्रॉपरली ऐसे ग्राफ बनाना होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद व्हाट यू कैन डू कि एक्स एक्सिस पे तुम क्या डाल रहे हो, एंड उसके बाद तुम्हारा पूछा जाएगा कि इंटरसेक्शन है, पैरेलल है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो तुम्हें बताना है ये कि इंटरसेक्शन है एंड यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। इंपॉर्टेंट लाइंस को, इंपॉर्टेंट आंसर्स को बॉक्स और अंडरलाइन करके रखने हैं, हर सब्जेक्ट में करना है। अगर तुम्हें लग रहा मैथ्स होगा तो तुम्हारे जो फॉर्मूलाज है उसको बॉक्स में डाल दो, ऐसे ऐसे ब्रैकेट में डाल दो। सो दिस इज़ योर इंग्लिश प्रेजेंटेशन, एंड इंग्लिश विदाउट प्रेजेंटेशन की तुम्हारे मार्क्स ही गए, पूरे मार्क्स चल जाएगा अगर इंग्लिश विदाउट प्रेजेंटेशन हो। एंड मेरे खुद पता है, मेरे खुद प्रीलिम्स वगैरह में 40 50 मार्क्स आते थे, एंड मेरे को इंग्लिश बोर्ड्स में 97 आए बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंटेशन, बिकॉज ऑफ माई स्टडीज। मैं सजेस्ट करूँगा इंग्लिश में स्टार्ट विद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, डोंट सी दैट स्टफ ग्रामर वगैरह कुछ नहीं। स्टार्ट विद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंप्लीट दैट 40 मार्क्स ऑफ योर लिटरेचर। पहले 40 मार्क पूरे लिटरेचर के ग्रैप कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है एंड में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तो 40 मार्क फटफट लिख लो, पूरे ग्रैप कर लो। उसके बाद ग्रामर करना है, उसके बाद तुम्हें कॉम्प्रहेंशन चेक एंड रीडिंग स्किल करना है, राइटिंग स्किल। सो हियर देखो तुम्हें एक एक्सट्रैक्ट बेस दिखेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। नाउ अभी भी बोल रहा मैं 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 2 ही लाइन अंडरलाइन करना, 2 से ज़्यादा अंडरलाइन मत करना। 3 मार्क के क्वेश्चन में 3 लाइन अंडरलाइन करना है, खत्म करना है। मतलब एक प्रेजेंटेशन देखो, एक सिंपल अच्छी हैंडराइटिंग है, स्पेस है, दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेसेस भी है, उसके साथ साथ अंडरलाइन किए इंपॉर्टेंट लाइन्स को, एंड नंबरिंग भी बरोबर दी है। नंबरिंग तो कदा देना ही नहीं, मुश्किल भूल के मत देना, क्योंकि मेरे नंबरिंग में कटे थे बोर्ड्स पे मार्क। तुम्हारे वर्ड लिमिट जो जितनी रहती उतनी लिखो, उससे ज़्यादा मत लिखो वर्ड लिमिट में, बिकॉज तुम ज़्यादा अगर एक्सेड करोगे तो तुम्हारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जितनी वर्ड लिमिट है उतनी लिखो, ठीक है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा एक लाइन में लिखो, ऐसे मतलब ये लाइन में, मतलब ये लाइन से ही शुरू होना चाहिए, यहाँ तक ही खत्म होना चाहिए। इंग्लिश यहाँ पे समझो तुमने यहाँ से शुरू किया, नेक्स्ट यहाँ से शुरू किया, नेक्स्ट यहाँ से शुरू किया, ऐसे नहीं करना, एक वे में शुरू करना पूरा। सो 10th क्वेश्चन इज योर 6 मार्क का क्वेश्चन। 6 मार्क का क्वेश्चन देखो कैसे लिखा है, इंट्रोडक्शन, देन डिस्क्रिप्शन, देन कंक्लूजन, ये थीम है। इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या करना है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट चैप्टर। इंट्रोडक्शन में राइट जो तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा है उसको तुम फिर से लिख लो। सेकंड में तुम क्या करो, सेकंड डिस्क्रिप्शन में क्या करो, स्टार्टिंग करो, जो तुम्हारे चैप्टर से पूछा है उसका सेंट्रल आइडिया लिख लो। उसके बारे में जो क्वेश्चन में जो पूछा है वो लिखना जरूरी है, वो लिख लो। एंड थर्ड में कंक्लूजन दे लो। तुम एनसीईआरटी की लाइन्स तुम्हारे आंसर्स में लिख लो, वो तुम्हें डालना ही चाहिए इसमें, ठीक है। लेट चलो हम इसको अंडरलाइन करते हैं एक बार। The thief story is an amazing story which shows an importance of trust and values. यहाँ पे ट्रस्ट एंड वैल्यूज अंडरलाइन होनी चाहिए थी ना, ठीक है। Hari Singh was a thief. He started living at Anil's house to rob him. ये बी फ्रेंडेड एक लाइन शब्द अंडरलाइन होना चाहिए था। उसके बाद when Anil got a payment of ₹100, यह important है, he took this and under the mattress and stole the money, but he could not run far with the money. कॉन्शियंस pricked him, देखो कॉन्शियंस pricked him, ये एक अंडरलाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसने सेंट्रल आइडिया वगैरह जो उसकी वैल्यूज है चैप्टर्स के, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो एक्स्ट्रा फ्रेजेस है उसने एंड में लिखे हैं। वैल्यूज कैन चेंज एवर अ बैड पर्सन, सिंपैथी, एजुकेशन, गुड बिहेवियर आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग ये क्रिमिनल। ये तो एक काम करो, जितने भी तुम्हें PYQs मिल रहे हैं ऐसी लाइन्स मिलेंगी तुम्हें वहाँ पे, इसको याद कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन। एक रीडिंग स्किल हो गया, जो तुम्हारा रीडिंग स्किल है तुम्हें बताया था वही फॉलो करो। यहाँ पे ऐसे 2 लाइनें बना देना, मेन क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, आंसर लिखना है तुम्हें और अंडरलाइन कर लेना। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट अंडरलाइन कर लेना।
देन ये तुम्हारा ग्रामर के लिए स्पेसिफाई करना, सेक्शन बी में ग्रामर आता है। देन थर्ड का सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हो तुम, थर्ड का थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हो, सब पॉइंट सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली स्पेसिफाई करना, बिकॉज गलत डाल दिया अगर सब क्वेश्चन तो तुम्हारे मार्क्स भी चल जाएंगे उसमें, तुमने भले सही भी लिखा हो। एरर करेक्शन के लिए बॉक्स बना देना ऐसा, एक में एरर एक में करेक्शन, ओके। देन अगर समझो कि तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है तो डोंट राइट दैट फुल क्वेश्चन, सीधा आंसर लिख लो। ग्रामर में एमसीक्यू पूछा है पर एमसीक्यू में सी लिखने के बाद उसका आंसर लिखना है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। सी लिखने के बाद उसका आंसर पूरा लिखना, ओके। देन ये तुम्हारा देखो फॉर्मेट है कि यू कैन कॉपी दिस फॉर्मेट ऑफ लेटर, देख सकते हो। तुम्हारा एड्रेस, देन उसके बाद डेट, देन प्रिंसिपल को तुम किसको लिख रहे हो, देन तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, सर मैडम, एंड उसके बाद यहाँ पे तुम अंडरलाइन भी कर सकते थे इंपॉर्टेंट लाइन्स को, ओके। चलो लेट मी टेल यू माई प्रीलिम्स मार्क्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एंड तुम्हारा भी एक अंधविश्वास हटा देता। मेरे को मैथ्स में मिले थे 64 मार्क्स, मेरे को इंग्लिश में मिले थे 55 मार्क्स, मेरे को एसएसटी में मिले थे 79 मार्क्स, मेरे को संस्कृत में मिले थे 72 समथिंग मार्क्स, तो साइंस में मिले थे 68 मार्क्स।